हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस सेट्स चलाए जा रहे हैं। और आज उसी कड़ी में हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। जैसे कि कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज और कल लाइव क्लास नहीं आ पाएगी, तो ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है उसको टारगेट करते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट अपने प्रश्नों को देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो इस प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं। और बिल्कुल उसी पैटर्न पर दिए गए हैं जिस पैटर्न पर आपका सिलेबस दिया गया है यूपी पुलिस परीक्षा का। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा। आपके जो शुरू के 15 प्रश्न हैं वो जीएस से संबंधित है। उसके बाद मैथ, फिर हिंदी और फिर रीजनिंग। देखो, प्रश्न नंबर 1 में कहा है कि निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है। कौन सी वो फसल है जो रबी की फसल है? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। गेहूं रबी की फसल है और ये सर्दियों में बोई जाती है। आपको पता होगा रबी की फसल। और रबी की फसल में मुख्यतः गेहूं, चना, सरसों आदि आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा निम्न में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण आपको बताना है कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा होगा। क्योंकि अमीबा जो है वो खुद को दो भागों में बांटकर बढ़ता है और यही इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्टिविटी कहलाती है। अमीबा खुद को दो भागों में बांट लेता है, तो अलैंगिक प्रजनन करता है अमीबा। चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, खरीफ फसलों की बुआई सामान्यतः कब की जाती है। जो खरीफ की फसल है उसकी बुआई सामान्यतः कब की जाती है? तो देखो, उसकी जो बुआई की जाती है सामान्यतः वर्षा ऋतु के प्रारंभ में की जाती है। और खरीफ की फसल में कौन कौन आते हैं, जैसे कि धान, मक्का, ये सब खरीफ की फसल में आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने ये रहा। निम्न में से कौन सी फसल कम पानी में भी उगाई जा सकती है। कौन सी वह फसल है जो कम पानी में भी उगाई जा सकती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजरा। बाजरा कम पानी में भी उगाया जा सकता है। इसे ड्राई क्रॉप भी कहते हैं। यही कारण है इसको ड्राई क्रॉप कहते हैं, सूखी फसल बाजरे को, क्योंकि इसको कम पानी में भी उगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। ये सब अच्छे से आप जानते होंगे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। यहीं पर मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल जानकारी दूं। जो सारनाथ है, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। देखो, प्रश्न नंबर 6, वैदिक काल में ऋग्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ऋग्वेद है वो मंत्र एवं स्थितियों से संबंधित है और सबसे प्राचीन वेदों में से एक है ऋग्वेद। और ऋग्वेद जो है वो मंत्र व एवं स्तुतियों से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आपके सामने है, शेयर मार्केट से रिलेटेड है। बुल मार्केट का क्या अर्थ है? दो तरह के मार्केट होते हैं, एक बुल मार्केट, एक बेयर मार्केट। तो जो बुल मार्केट है आपसे पूछा गया इसका क्या अर्थ है, तो बुल मार्केट का अर्थ है बाजार में तेजी। और अगर बियर मार्केट होता तो बाजार में गिरावट उसका कारण होता। बुल मार्केट का मतलब है तंजड़िया बाजार, यानी कि महंगा बाजार। जब शेयर ऊपर उठ जाते हैं, रेट महंगा हो जाता है, तब उसको बोलते हैं बुल मार्केट, अर्थात बाजार में तेजी आ जाती है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। जब कोई कंपनी पहली बार जनता को शेयर जारी करती है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई कंपनी पहली बार जनता को शेयर जारी करती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आईपीओ। पहली बार जनता को शेयर देना आईपीओ कहलाता है। और आईपीओ के बाद शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 61वां संशोधन किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। और ये जो 61वां संशोधन है इसमें जो उम्र है
वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी वोट डालने के लिए। और अगर कोई आपसे पूछे ये 21वां संशोधन कब हुआ, तो ये हुआ, सॉरी 61वां संशोधन, ये हुआ 1988 में। और यहीं से हमारे जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी संख्या 3 हो गई। प्रारंभ में एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था, लेकिन अब चूंकि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष उम्र कर दी गई, तो वोट डालने वालों की संख्या भी बढ़ गई। इस वजह से मुख्य चुनाव आयुक्तों की संख्या भी 3 की गई। और तब से लेकर अब तक परंपरागत रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त भी 3 होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 सहायक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में आपसे कहा कि भारत में पहली रामसर साइट कौन सी है। भारत में वह कौन सा पहला स्थान है जो रामसर साइट के नाम से फेमस हुआ। रामसर आप जानते होंगे पर्यावरण में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भारत में पहला रामसर साइट था। और अगर आपसे पूछे ये कहाँ पर है, तो ये भरतपुर में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा कि रामसर किस देश में स्थित है जहां यह समझौता हुआ। भाई कौन सी वह जगह है जिसके नाम पर ये रामसर नाम रखा गया, तो किस देश में स्थित है। तो रामसर ईरान में स्थित है। ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। और ये 1971 की बात है। 1971 में रामसर चर्चा में आया और तब से लेकर अब तक विश्व में रामसर स्थानों को चिन्हित करके बचाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सा भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है, आपको ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है इंडिया का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाता है। और भारत में अभी तक कुल 4 हॉटस्पॉट है, अगर आपको जानकारी मैं दूं। भारत में अभी तक कुल 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर, सॉरी, 12 के बाद फिर से 13। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। 2 बार 12 हो चुका है, कोई बात नहीं, ये 13 प्रश्न है। चलिए, निम्न में से किस सतह का एल्बिडो सबसे अधिक होता है। एल्बिडो किसे कहते हैं, मैंने आपको बार बार समझाया पिछले कई क्लासेस में। एल्बिडो उसे कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो हमारी धरातल पर आता है, तो यहाँ पर जो वस्तु है सूर्य के प्रकाश को कुछ ग्रहण कर लेती है और कुछ वापस परावर्तित कर देती है। तो ये जो परावर्तित किया जाता है यही एल्बिडो कहलाता है। तो सबसे ज्यादा इनमें से कौन है जिसका एल्बिडो है, सॉरी, सबसे ज्यादा है बर्फ। बर्फ का एल्बिडो सबसे अधिक होता है क्योंकि बर्फ लगभग 90% सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, देखो इस पर 13 लिखा हुआ है लेकिन ये 14 है। प्रश्न में पूछा ब्रिक्स में बी किस देश को दर्शाता है। जो ब्रिक्स एक सम्मेलन है, समूह है, ब्रिक्स समूह, उसमें जो बी है वो किस देश को दर्शाता है, आपसे पूछा गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया या फिर बांग्लादेश। तो इसमें तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ब्रिक्स में जो बी का मतलब है वो ब्राजील है, और आर का मतलब रसिया है, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, और ये जो एस है ये एक अभी नया देश जोड़ा गया है। कमेंट कीजिए कौन सा वो नया देश है जो ब्रिक्स सम्मेलन में जोड़ा गया, ब्रिक्स समूह में जोड़ा गया। चलिए प्रश्न नंबर 15। चलिए कहीं ना कहीं हमें एक प्रश्न का कहीं पर धोखा होगा। प्रश्न नंबर 14 के बाद 15 है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कौन सा वह राज्य है जो कुचिपुड़ी नृत्य से फेमस है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी नृत्य के लिए फेमस है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में एक गांव का नाम है, इसी गांव के ऊपर इस नृत्य का नाम पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। तो फ्रेंड्स ये आपके मैथ के प्रश्न हैं। अब हमारे जो प्रश्न शुरू हो चुके हैं मैथ, प्रश्न नंबर 16 से लेकर 25 तक। ये थोड़ा सा क्रम गड़बड़ हो गया है प्रश्नों का, आप इस पर कोई नहीं, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यूपी पुलिस की जो परीक्षा है जो जून में होने वाली है, 8 9 10 जून को उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आपकी परीक्षा को टारगेट करते हुए हमने एक प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। 1 तारीख से ठीक 10 बजे हम लाइव आपको मिलेंगे। चूंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आपको दे दिया जाए, क्योंकि लाइव क्लास का समय नहीं है। तो प्रश्न नंबर 16 से लेकर 25 तक ये मैथ पर आधारित प्रश्न है।
देखो प्रश्न नंबर 16 में कहा किसी संख्या को 12, 15 और 20 से भाग देने पर हर बार शेष 5 बचता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? तो यहाँ पर भाई ऑप्शन आप कर सकते हैं। भाई कौन सी संख्या है जिसको 12 से भाग दें तो 5 शेषफल बचे? इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं, तो मेरे हिसाब से ये होगी 65। भाई 12 पंजे 60 होते हैं, शेषफल 5 बचेगा। देखो 15 से भाग देंगे तो 15 चौक 60 होते हैं, शेषफल 5 बचेगा। और 20 से भाग देंगे तो 20 या 60 होते हैं, शेषफल 5 बचेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 के बाद 17। एक संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह 250 हो जाती है, मूल संख्या क्या थी? अब आप बताइए कि अगर 25% की वृद्धि कर देंगे किसी संख्या में तो वह संख्या 125% हो जाएगी। भाई प्रत्येक संख्या 100% होती है, अब उसमें 25% की वृद्धि कर दी गई तो वो संख्या हो गई 250, यानी कि 125% 250 के बराबर है। हमसे पूछा मूल संख्या क्या है, तो हमें पता है कि मूल संख्या का मान 100% होगा, उसको हमने x मान लिया। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x का मान आ जाएगा। तो यहां से जो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x बराबर हमारे पास हो जाएगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 250 गुणा 100 बटे 125। 125 जब इसको आप कैलकुलेट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 गुणा 100 अर्थात 200। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 3:5 हो और b अनुपात c बराबर 4:7 हो, तो a अनुपात c का मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो b है उसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर दिया है कि a अनुपात b बराबर 3:5 है, और फिर यहाँ पर दिया है b अनुपात c बराबर हमें दिया है 4:7। तो ये जो b है, देखो यहाँ पर b 3 है, सॉरी 5 है यहाँ पर तो, और यहाँ पर जो b है वो 4 है। तो ये हम दोनों बराबर करने की कोशिश करेंगे। बराबर कैसे होगा? हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 और 5 का। और जब इनका एलसीएम लेंगे तो हम अच्छे से जानते हैं एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 20। 20 आ गया हमारा एलसीएम। अब इनको हमें बराबर करना है, तो इधर हम कितने से गुणा कर देंगे? इधर 4 से गुणा कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे 5 से। तो जब इधर गुणा करेंगे हम 4 से, तो a अनुपात b हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 से गुणा करने पर वो हो जाएगा 12:20। और फिर b अनुपात c को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 5 चौक 20 अनुपात 28, 7 पंजे 35, सॉरी। तो ये हमने बराबर कर लिए हैं। अब देखो b हमारे पास यहाँ भी 20 है, b हमारे पास यहाँ भी 20 है, तो a अनुपात c फाइनली हमारे पास क्या बचा? 12:35, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में आपसे कहा गया कि 5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या 30 के स्थान पर 50 लिख दी जाए तो नया औसत क्या होगा? अगेन एक अच्छा सा प्रश्न आपके सामने है। देखो जो 5 संख्याओं का औसत 20 है, अगर हम उनका योग निकालें तो योग कितना हो जाएगा? 5 गुणा 20 हो जाएगा, अर्थात 100 हो जाएगा। लेकिन अब 30 के स्थान पर 50 लिख दिया गया एक संख्या में, तो नया योग क्या हो गया? जब 30 के स्थान पर 50 लिखेंगे, भाई 30 के स्थान पर 50 लिख दिया तो यानी कि कितने संख्या बढ़ गए, कितने नंबर बढ़ गए? 20 नंबर बढ़ गए। तो टोटल योग हमारे पास कितना हो जाएगा? 120। अब संख्याएं 5 ही हैं, लेकिन 30 के स्थान पर 50 लिख दिया, तो अभी जो शुरुआत में 5 संख्याओं का औसत था वो 20 था। अब 5 संख्याओं का औसत 120 हो गया। तो हमसे पूछा नया औसत क्या होगा? तो नया औसत निकालने के लिए इसको 5 से भाग कर देंगे, क्योंकि 5 ही तो संख्याएं हैं। जब 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 24। जो नया औसत होगा वो 24 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। देखो प्रश्न नंबर 19 में आपसे कहा है कि एक ट्रेन 120 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। वह 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आपके सामने है। बस ध्यान इतना रखना है कि जो ट्रेन की जो लंबाई है और जो जो प्लेटफॉर्म है, उन दोनों को जोड़ देंगे, कुल दूरी आ जाएगी। देखो यहाँ पर जो दूरी है, कुल दूरी, वो हो जाएगी ट्रेन की लंबाई प्लस
प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि ये हो जाएगा 200, 120 प्लस 180 200 के बराबर हो गया। और जो हमें चाल दी है वो चाल हमें दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस 54 किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 19, इसको जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो भाई आप ऊपर 1000 से गुणा कीजिए, नीचे 3600 से गुणा कीजिए, तो 5/18 से इसको इनडायरेक्टली हम गुणा कर देंगे। जब 5/18 से इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास जो चाल है वो आ जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड। अब बताइए, हमारे पास दूरी है, हमारे पास चाल है, हमें समय बताना है। तो हम फटाफट अपना एक फॉर्मूला लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखो जोड़ने में थोड़ी दिक्कत कर दी है। 120 और 180 जो मिलेंगे टोटल वो 300 होंगे, ना कि 200। ठीक है, तो हमारे जो पास समय आ जाएगा वो आ जाएगा 300/15। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा, 20 सेकेंड। प्रश्न नंबर 19 उत्तर हो जाएगा 20 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20। देखो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 में कहा गया कि फैक्टोरियल 50 में ट्रेलिंग जीरो कितने होंगे। ट्रेलिंग जीरो का मतलब है कि फैक्टोरियल 50 के अंत में टोटल कितने जीरो होंगे। तो देखो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल सा ये है कि 50 को भाग करो 5 की पावर 1 से, और शेषफल कितना आएगा जब 50 को 5 की पावर 1 से अर्थात 5 से भाग करेंगे, तो शेषफल आएगा 0। सॉरी, शेषफल नहीं, भागफल। भागफल आएगा 10। अब फिर से 50 को भाग करो 5 की पावर 2 से, यानी कि 25 से, तो यहाँ पर भागफल आएगा 2। अब फिर से हम 50 को भाग करेंगे 5 की पावर 3 से, लेकिन 5 की पावर 3 50 से ज्यादा हो जाएगा। हम ये भाग तब तक करेंगे जब तक हमारा अंश या तो छोटा रहे हर से, या फिर बड़ा रहे। तो बस अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 2 दोनों जुड़कर हो जाएंगे 12। अर्थात फैक्टोरियल 50 में जो जीरो होंगे अंत में वो होंगे 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो गया बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21। देखो साधारण सा सिंपल सा प्रश्न दिया गया है। प्रश्न में कहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है, तो x² + 1/x² का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 1/x दिया है 7, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1/x² इज इक्वल टू 49। और यहाँ पर हमें पता है x प्लस 1/x का मतलब हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा x² प्लस 1/x² प्लस यहाँ पर जो हम 2 गुणा x करेंगे तो 1/x x से कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से 2 बचेगा 49। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है x² प्लस 1/x², तो ये यहाँ पर हम रोक लेंगे, और ये 2 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 49 में से जब 2 घटेगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 47 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में देखो कहा है कि एक त्रिभुज के कोण दिए गए हैं अनुपात में 2:3:5 के अनुपात में है, सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो देखो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और यहाँ पर अनुपात हटाने के लिए हमने मान लिया कि त्रिभुज का पहला कोण 2x है, त्रिभुज का दूसरा कोण 3x है, और त्रिभुज का जो तीसरा कोण है वो 5x है। तीनों के बीच में हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ से इन तीनों को जोड़ के हम x का मान निकाल लेंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया यहाँ से 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गई 18। हमसे पूछा सबसे बड़ा कोण क्या है, तो सबसे बड़ा कोण कितना है, हमारे पास 5x है। तो जब हम x की गुणा 5 से करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। अर्थात जो हमें यहाँ पर अनुपात दिया है 2:3:5, उनमें सबसे बड़ा कोण होगा त्रिभुज का 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में कहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। त्रिज्या दी है अर्थात आर 7 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई दी है अर्थात एच 10 सेंटीमीटर दी है। हमसे पूछा उसका आयतन अर्थात वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें बेलन का एक सीधा फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच।
ये जो बेलन का आयतन है उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में आपके सामने है। फ्रेंड्स, मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं भी आया हूँ। आप तब तक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपने ये प्रश्न कर लिया होगा। देखो, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक कक्षा में 40 छात्रों के अंकों का औसत दिया है 50। 10 छात्रों के अंकों का औसत है 80। तो शेष 30 छात्रों के अंकों का औसत कितना होगा? तो कोई कक्षा है जिसमें 40 छात्र हैं, उनके अंकों का औसत दिया है 50। तो जो 40 छात्रों के अंकों का औसत 50 दिया है, उनका टोटल योग निकाल सकते हैं। टोटल योग आ जाएगा 2000, 40 गुणा 50 करेंगे तो। और जो 10 छात्र हैं, उनके जो अंकों का योग है वो 80 है। तो 10 छात्रों के अंकों का योग कितना होगा? 800 हो जाएगा। मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, आप समझ जाना। तो यहाँ पर जो हम इसको 2000 में से ये घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1200। अब ये 1200 कुल योग है 30 छात्रों के औसत का। डिवाइड बाय 30 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। मैंने समझाने के लिए बहुत शॉर्ट में किया है। अगर आपको थोड़ी सी समझने में समस्या है तो आप हमारी जो मैथ की प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें औसत चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप वहां पर जाकर पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो मेरा पर्पज है कि आपको मैं कम से कम समय में आंसर तक पहुंचाऊं, ताकि आप परीक्षा में यही करें। चलो, प्रश्न नंबर 25। देखो, इसमें कहा है एक व्यक्ति की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 5 गुना थी। 5 वर्ष बाद वह 3 गुना होगी। वर्तमान में आयु का अनुपात क्या है? तो फ्रेंड्स देखो, कोई व्यक्ति है, उसकी जो आयु है 5 वर्ष पहले उसके पुत्र से 5 गुना थी। तो हम मान लेंगे कि जो व्यक्ति है अर्थात वो पिता होगा। पिता की जो आयु है हमने मान ली x वर्ष है वर्तमान। और जो पुत्र है उसकी आयु हमने मान ली वर्तमान y वर्ष है। अब पहली शर्त के अनुसार क्या कहा है? फर्स्ट शर्त में कहा है कि 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले का मतलब हो जाएगा, हम यहाँ पर दोनों को बराबर रख देंगे, x बराबर y। तो 5 वर्ष पहले का मतलब -5 साल पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। और प्रश्न में कहा है कि पुत्र की आयु से 5 गुना थी, यानी कि ये पुत्र की आयु है। इनको बराबर करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अब उसके बाद 5 वर्ष बाद दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया? 5 वर्ष बाद अर्थात यहाँ पर भी x+5 होगा, बराबर यहाँ पर हम कर देंगे y+5। 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगी पुत्र की आयु। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते करते हम ये पाएंगे कि हमारा जो फाइनली x और y का जो अनुपात आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3:11, ऑप्शन नंबर सी। ये अनुपात आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना। अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको ये कमेंट में इसका जवाब दे दूंगा। चलिए, अब हमारे जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 से लेकर 40 तक, वो जनरल हिंदी पर आधारित है। प्रश्न नंबर 26 से लेकर 40 तक। तो देखो, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है हिंदी का कि अनुकरण का सही अर्थ क्या है? अनुकरण का सही अर्थ क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो अनुकरण का सही अर्थ बताना है। कौन सा है सही अर्थ? तो अनुकरण का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27।
दुर्बल का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्बल का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जो दुर्बल है उसका विलोम शब्द होगा शक्तिशाली। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। विपत्ति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विपत्ति, प्रश्न नंबर 28, तो विपत्ति का पर्यायवाची शब्द होगा संकट। प्रश्न नंबर 29, निराश में कौन सा उपसर्ग है? निराश में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न नंबर 29, तो जो निराश है उसमें उपसर्ग है निर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में कहा है फल फूल में कौन सा समास है? तो जो फल फूल है उसमें द्वंद्व समास आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 में कहा कि अतिथि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अतिथि शब्द का शाब्दिक अर्थ यही है, जो बिना तिथि के आए। जो बिना तिथि के आए वही अतिथि है। मेहमान में और अतिथि में यही अंतर है। मेहमान को हम कभी कभी इनविटेशन देते हैं, बुलाते हैं, लेकिन अतिथि बिना तिथि के आ जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 31 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 32। धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है? धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है? तो धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 33, जिसकी आंखें कमजोर हो उसको क्या कहेंगे? जिसकी आंखें कमजोर हो उसको क्या कहेंगे? जिसकी आंखें कमजोर हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे दुर्बल दृष्टि। देखो, अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन है तो अंधा कहेंगे, जो पूरी तरह नहीं देख सकता उसे अंधा कहा जाएगा। नेत्रहीन, जिसकी आंख ही नहीं है उसको कहा जाएगा। और दृष्टिहीन, ये भी एक तरीके का दूसरा शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में पूछा गया वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, संज्ञा, विशेषण, क्रिया या सर्वनाम। प्रश्न नंबर 34, तो ये है विशेषण। तेज क्या है? एक तरीके का विशेषण है। प्रश्न नंबर 35, अत्यंत सुंदर में कौन सा अव्यय है? अत्यंत सुंदर में कौन सा अव्यय है? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। प्रश्न नंबर 36, करुणा रस का स्थायी भाव क्या है? रति, शोक, क्रोध या हास्य। तो जो करुणा रस है उसका स्थायी भाव है शोक। प्रश्न नंबर 36 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37, देखो प्रश्न नंबर 37 में कहा राम, श्याम और मोहन आए, इसमें कौन सा समुच्चय बोधक है? प्रश्न नंबर 37, तो इसमें और जो है वो समुच्चय बोधक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38, किसी कार्य को पूरा करना, मुहावरे का सही रूप क्या होगा? कोई कार्य पूरा करना है, उसका सही रूप क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काम तमाम करना। किसी कार्य को पूरा करना, मुहावरे में अगर बोलना होगा तो काम तमाम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 में कहा वह स्कूल जा रहा है, यह कौन सा काल है? हम अच्छे से जानते हैं, जा रहा है तो वर्तमान काल होगा। प्रश्न नंबर 39 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान काल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 40, जो कि जनरल हिंदी का हमारा लास्ट प्रश्न है। प्रश्न में पूछा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जो कवि शब्द है उसका स्त्रीलिंग बताना है, क्या होगा? तो जो कवि है, कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवियत्री। तो फ्रेंड्स, ये जनरल हिंदी पर आधारित हमारे प्रश्न थे। अब जो आगे के हमारे प्रश्न होंगे वो रीजनिंग पर आधारित है। प्रश्न नंबर 41 से लेकर 50 तक, प्रश्न नंबर 41 से लेकर 50 तक हमारे रीजनिंग पर आधारित ये प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखिए, श्रेणी पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको श्रेणी दी गई है 2, फिर उसके बाद 6, फिर 7, फिर 21, फिर 22, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। फटाफट आप मुझसे पहले करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा लॉजिक ढूंढिए, इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, देखो यहाँ पर 2 की गुणा करी गई यहाँ पर 3 से, और फिर यहाँ पर +1 किया गया, फिर यहाँ गुणा 3 की गई और यहाँ +1, तो यहाँ पर भी गुणा 3 होगी कि नहीं? तो 22 गुणा 3 करेंगे तो 66। पहले पद में गुणा 3, फिर दूसरे में +1, फिर गुणा 3, फिर +1, फिर गुणा 3, फिर +1, फिर गुणा 3, फिर +1, यही साइकिल चलती चली जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 66। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 में देखो आपसे कहा है, कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न है। पेन को ये लिखा गया है, PEN को QFO लिखा गया, तो बुक को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें तो मुझे सिंपल सा लग रहा है लॉजिक। चलिए एक बार मैं आपको लिख देता हूं, पेन को लिखा गया
क्यू एफ ओ। तो आपको ये बताना है बुक को क्या लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पी से क्यू कब आया होगा, प्लस वन किया। ई से एफ कब आया होगा, प्लस वन किया। एन से ओ कब आया होगा, प्लस वन किया। सभी में प्लस वन कर दिया। तो यहाँ बी में प्लस वन करेंगे सी आ जाएगा, ओ में प्लस वन करेंगे पी आ जाएगा, ओ में प्लस वन करेंगे पी आ जाएगा, और के में प्लस वन करेंगे तो एल आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए, सी पी पी एल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 में कहा गया कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। सपोज वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और उत्तर दिशा ऊपर की होगी, यहां से वो चलना शुरू करता है 10 मीटर। उत्तर की ओर वो 10 मीटर चला। आगे कहा फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब उसका वो मुंह उत्तर की ओर है तो उसका दायां इधर होगा। अब वो चला यहां से 5 मीटर। आगे कहा फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वो नीचे मुड़ गया और यहाँ पर फिर वो 10 मीटर चला। प्रश्न पूछा अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, कितनी दूरी पर है। तो यहां से वो चलना शुरू हुआ और अभी यहाँ पर है। तो ये दूरी कितनी है? ये दूरी ऊपर 5 है तो 5 के बराबर ही होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 5 मीटर चला वह व्यक्ति कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। प्रश्न नंबर 44 ब्लड रिलेशन का ये प्रश्न है। प्रश्न में आपसे पूछा गया कि ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है, तो डी का बी से क्या संबंध है। देखो इसको फैमिली ट्री के माध्यम से करते हैं। जो ए है वो भाई है बी का। तो यहां पर हमें पता चल गया कि ए मेल है। आगे कहा कि सी ए की माता है, जो सी है वो इस ए की माता है तो ये फीमेल है, इसको हमने सर्किल में बंद कर दिया। आगे कहा डी सी का पिता है, जो डी है वो सी का पिता है तो डी सबसे ऊपर आएगा, इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। प्रश्न पूछा डी का बी से क्या संबंध है। अब आप बताइए, डी की बेटी है सी और सी का एक बेटा है ए और एक दूसरा बच्चा है बी। तो डी के ये नाती नातिन हुए ना, नाती नातिन, यानी कि डी इन दोनों बच्चों का नाना लगेगा। भाई बेटी के बच्चे और बेटे के बच्चों में फर्क होता है। बेटे के बच्चों का दादा लगता है और बेटी के बच्चों का नाना लगता है। तो डी इस ए और बी का दोनों का क्या लगेगा? नाना लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45। देखो प्रश्न नंबर 45 में कहा कि पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 15वां है और दाएं से 20वां है, कुल कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जब हमें कुल व्यक्ति निकालने होंगे, एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया गया होगा, तो कुल हो जाएगा लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान माइनस वन। तो यहाँ पर लेफ्ट से दिया है 15वां स्थान और राइट से दिया है 20वां स्थान, माइनस वन कर देंगे। तो 15 + 20 34, माइनस सॉरी 20 35 और माइनस वन तो हो जाएगा 34। जो कुल व्यक्ति हैं पंक्ति में वो 34 हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 46 देखो, फिर से आपका कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित ये प्रश्न है। प्रश्न में कहा है यदि एप्पल को ये लिखा जाता है तो ट्रेन को क्या लिखा जाएगा। एप्पल को क्या लिखा? एप्पल को ये लिखा इसने, ई एल डबल पी ए। आपसे पूछा ट्रेन को क्या लिखा जाएगा। तो देखो ध्यान से देखो, एप्पल की स्पेलिंग यहां से सीधी है, ए डबल पी एल ई, लेकिन यहां इसने उल्टा कर दिया, ई एल डबल पी ए। नहीं समझे बात? एप्पल को उल्टा करके लिख दिया यहाँ पर। ये जो लिखा है एप्पल को उल्टा करके लिख दिया। तो ये जो ट्रेन है, ट्रेन की स्पेलिंग सीधी टी से शुरू होती है, एन से खत्म होती है। तो हमारा जो उत्तर होगा, ट्रेन की स्पेलिंग एन से शुरू करो, टी पे खत्म कर दो। तो एन से शुरुआत कौन से ऑप्शन में हो रही है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, एन आई ए आर टी। चलिए आशा करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। प्रश्न नंबर 47 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, घड़ी पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न पूछा है कि घड़ी में 3:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो फ्रेंड्स, इस कोण को निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है थीटा, और उसका फॉर्मूला होता है कि 1/2 गुणा मिनट, मिनट हैंड, -30 गुणा घंटे वाला हैंड जो होता है, आवर हैंड। तो देखो यहाँ पर मिनट तो 15 दी है, घंटा 3 दिया गया है। तो हमारा जो थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 गुणा 15 -30 गुणा 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली थीटा हमारे पास आ जाएगा 7.5 डिग्री।
ये हमारे पास थीटा 1 आया है, तो ऑप्शन में थीटा 1 है 60.5 डिग्री। अगर ये नहीं होता 60.5 डिग्री, तो हमें पता है घड़ी का पूरा डायल 360 डिग्री का होता है, उसमें से 360 में से इसको घटा देते 7.5 को, तो हमारा फाइनली आंसर आता। नेक्स्ट है आपके पास 48। देखो ये जो सिरोलिज्म है उसके आधार पर ये प्रश्न है। सभी फूल पौधे हैं, कुछ पौधे पेड़ हैं, तो हमें निष्कर्ष बताना है क्या होगा। देखो सभी फूल पौधे हैं, तो ये हमने कह दिया ये सारे फूल हैं, ये हैं सब फूल। सभी फूल पौधे हैं तो पौधा बाहर की ओर आ जाएगा और फूल अंदर आ जाएगा। सभी फूल पौधे हैं तो पौधा ये आ गया आपके सामने। आगे कहा कुछ पौधे पेड़ हैं, तो जो कुछ पौधे हैं आप उसको यहां पर ऐसे बना दीजिए, ये पेड़ हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं। देखो यहाँ पर चार निष्कर्ष दिए हैं। सभी फूल पेड़ हैं, क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ फूल पेड़ हैं, बिल्कुल नहीं। कोई फूल पेड़ नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा गया। तो हमारा जो फाइनली आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49, देखो जनरल रीजनिंग पर आधारित है, लॉजिकल रीजनिंग पर आधारित ये प्रश्न है कि ए बी से लंबा है, सी ए से छोटा है, डी बी से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन होगा? आपको ये बताना है। तो देखो जो ए है वो बी से लंबा है, तो हमने ए को ऊपर रखा, बी को नीचे रखा। आगे कहा सी ए से छोटा है, जो सी है वो ए से छोटा है। अब देखो सी यहां पर भी आ सकता है, सी यहां पर भी आ सकता है, कुछ फिक्स तो नहीं कहा, लेकिन इतना कह दिया कि सी ए से छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी बी से लंबा है। डी भी देखो यहां पर आ सकता है, डी बी के एकदम ऊपर आ सकता है, और डी एकदम यहां पर भी आ सकता है। तो प्रश्न पूछा सबसे लंबा कौन है, तो बिल्कुल इसको हम तय नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि डी और सी की पोजीशन हमें क्लियर नहीं बताई गई। क्योंकि जो सी है वो ए से भी छोटा हो सकता है, सी बी से भी छोटा हो सकता है, और जो डी है, डी के बारे में कहा कि बी से लंबा है, तो बी बी से लंबा भी हो सकता है, डी और ए से भी लंबा हो सकता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, सिटिंग अरेंजमेंट पर आधारित ये प्रश्न है। आज का लास्ट प्रश्न, सिटिंग अरेंजमेंट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। जो सिटिंग अरेंजमेंट है उस पर आधारित ये प्रश्न है। देखो प्रश्न में कहा है कि पांच मित्र एक गोल मेज पर बैठे हैं। आगे उनकी पोजीशन आपको दी है कि ए बी के दाएं ओर है, सी ए का पड़ोसी है, डी बी का पड़ोसी नहीं है, तो ई कहां पर बैठा है हमें ये बताना है। तो देखो एक गोल मेज बना लेते हैं। मैंने आपके सामने एक गोल मेज ये बनाई, लेकिन हमसे अभी ये नहीं कहा गया प्रश्न में कि जो पांच लोग मेज पर बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की ओर है या केंद्र से बाहर है। तो अगर हमें ऐसी बात नहीं कही जाएगी तो बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे कि सभी लोगों का मुंह केंद्र की ओर है। तो पांच लोग बैठाइए फटाफट, फिर प्रश्नानुसार उनकी पोजीशन देखते हैं कौन कहां पर बैठा है। ये मैंने पांच लोग बैठाए केंद्र की ओर मुंह करके मेज के चारों ओर। अब हमें प्रश्न में कहा है कि ए बी के दाएं बैठा है। ए को आप कहीं भी बैठा दीजिए, क्योंकि मेज गोल है, तो कहीं पर भी आप ए को बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ए को सपोज चलो मैं यहां पर बैठा देता हूं, मैंने यहां पर बैठा दिया ए। प्रश्न में कहा ए बाई बी के दाएं है। बताइए ये बी बैठा हुआ है यहाँ पर, इस बी का मुंह केंद्र की ओर है, तो इस बी का लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा। तो बी के दाएं बैठा है ए, पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। आगे कहा सी ए का पड़ोसी है। जो सी है वो ए का पड़ोसी है, तो ए ये रहा, तो सी यहीं पर होगा। आगे कहा डी बी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो डी है वो बी का पड़ोसी नहीं, अर्थात डी यहां नहीं आएगा। बी के पास डी नहीं आएगा, तो डी यहां पर कर देंगे, यहां पर बैठा देंगे डी को। अब हमारे पास एक ही जगह बची है, एक ही व्यक्ति बचा है बैठने से। तो कौन सा व्यक्ति बचा है बैठने से? ए बी सी डी चारों बैठ चुके हैं, एक ही बचा है ई। तो फ्रेंड्स अब हमारे पांचों व्यक्ति बैठकर तैयार हैं। अब हमसे प्रश्न में चाहे कुछ भी पूछे। देखो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा जो बना चित्र है वो सही है या गलत है। देखो प्रश्न में जो पहली कंडीशन दी है वो ये दी है कि ए बी के दाएं बैठा है। हमने यहाँ पर बी बैठाया, और इस बी का दायां इधर होगा क्योंकि केंद्र की ओर मुंह है, और इस बी का लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो बी के दाएं बैठा है ए, हमारी पहली कंडीशन पूरी हुई। और सी ए का पड़ोसी है। जब सी ए का पड़ोसी है तो हमने ए के बिल्कुल पास बैठा दिया सी को। आगे कहा डी बी का पड़ोसी नहीं है, तो बी ये रहा बी के पास, तो डी नहीं बैठेगा, डी हमने फिर इधर बैठा दिया। और फिर लास्ट में हमारे पास एक ही व्यक्ति बचा ई, उस ई को हमने यहाँ पर बैठा दिया।
बिल्कुल हमारा चित्र करेक्ट है। अब हमसे एक प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ई कहाँ बैठा है। ई कहाँ बैठा है? तो देखो ई बी और डी के बीच में बैठा है। अब देखते हैं ऑप्शन कैसे दिए गए हैं। जो ई है, ऑप्शन नंबर ए में कहा है कि ए के दाएं बैठा है। नहीं, ए तो ई के आसपास भी नहीं है। प्रश्न नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में कहा बी के बाएं बैठा है, तो बिल्कुल कह सकते हैं बी के बाएं बैठा है। देखो ये बी है, ये ई है, और बी के लेफ्ट साइड में बैठा है ई। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। सी के दाएं बैठा है, सी का तो पड़ोसी है ही नहीं। डी के बाएं बैठा है, नहीं, डी के तो दाएं बैठा है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है आपका जो यूपी पुलिस की परीक्षा है, उसी पैटर्न पर आधारित मैंने ये पेपर बनाया 50 क्वेश्चन का। तो हमारा ये आज का लास्ट प्रश्न था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे 1 तारीख को लाइव सेशन में 10 बजे, देखना ना भूलें। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें और अच्छे से मजबूती के साथ अपना रिवीजन करें, ताकि जो हमारे प्रैक्टिस सेट है उसको करने में आपको और मजा आए। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट 1 तारीख में लाइव 10 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।